Hello friends, welcome back to Text with Nikesh Sharma. Today we are going to discuss case study 9 from Case Study Digest. This case study is also from MTP October 2019. We are doing MTP October 2019 case study from last 2 to 3 case studies. So I think I am doing only MTP October 2019 because 4-5 case study are in straight from MTP October 2019 in Case Study Digest. So this case study also from MTP October 2019. Both this case study and MTP are of 25 marks. So we do not have any extra question or MCQ to do. So without further ado, let's get started with this case study. So first we'll see the MCQs. So let's see what is there in MCQ. Yeah, देखते हैं MCQ में क्या पूछा है हमसे. इंडिया कंट्री बी का जो इंडिया कंट्री बी का जो DT डबल है वो साइन हुआ है 1 जुलाई को. जो TDS प्रोविजन ऑफ GST, ये ध्यान रखना है, TDS इनकम टैक्स से रिलेट नहीं करना है. GST का वो 1 अक्टूबर को आया. तो बताओ वो कवर होगा या नहीं होगा. हमने पढ़ा हुआ है, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ. इससे रिलेटेड आप जाके पढ़ सकते हैं. अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है, वैसे पढ़ा होगा. आर्टिकल 2 लगता है और सबसे स्पेसिफिक लग जाएगा. आर्टिकल 2 का पैरा 4 लग जाएगा. उसमें बोला है कि जब सेम जो हमारे आइडेंटिकल या फिर सिमिलर टैक्स होते हैं बस वही कवर होते हैं, क्योंकि GST आइडेंटिकल सिमिलर नहीं है. ये इनडायरेक्ट टैक्स है. ये हमारा क्या टैक्स ऑन इनकम या फिर कैप गेन पे लगता है. हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं लगता है, डायरेक्ट टैक्स पे लगता है. तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट वोंट बी कवर्ड. सॉरी, यहाँ हो जाएगा हमारा बी. तो चलिए अब इसका नेक्स्ट MCQ देखते हैं. नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है. कैन मिस्टर डायना सब्जेक्ट टू द ब्लैक मनी टैक्स एक्ट अनडिस्प्यूटेड फॉरेन एसेट्स. ओनली एसेट के बारे में पूछा है. वेंट कम टू द नोटिस ऑफ AO. ठीक है, हम ऊपर देखते हैं. हमें ऊपर इससे रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है. हाँ, यहाँ पर हमें डायना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है. मिस डायना जो है एक स्टैचू कंपनी है, उसकी शेयर होल्डर है, इंडियन सिटीजन है और नहीं जैसे ROR है. ठीक है, ये क्या है ROR. 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ. ये क्या है ROR है. सॉरी, ये कंट्री, ये यहाँ की हमारी इंडिया की ROR नहीं है, कंट्री E की ROR है. तो ठीक है, कंट्री E की रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. लेकिन ये अप टू 31 मार्च 18 तक ये इंडिया में रहती थी. उसके बाद ये तब ये क्या करती थी कि 60 दिन के लिए बाहर जाती थी बिजनेस पर्पज़ के लिए, और 1/4/18 से ये कंट्री E में ही रहना शुरू कर दिया और वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर बांध के रहने लग गई. वहाँ पे 25% का टैक्स रेट लगता है. इंडिया में अब ये आती हैं 1 सितंबर से 30 नवंबर में एवरी ईयर आती हैं. और उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है 25 लाख की कंट्री E में 17-18 में. और ये केवल 1/4/18 से ही कंट्री की रेसिडेंट है. तो 17-18 में ये क्या थी, ये थी इंडिया की ROR थी. ठीक है, और एसेट कम टू द नोटिस ऑफ AO इन मार्च 2021. तो बताओ मिस डायना की डिस्क्लोज कर सकती है. और हाँ सॉरी, इन्होंने क्या करा है, मिस डायना ने डिस्क्लोज नहीं करी अपनी सोर्स ऑफ इनकम सेट परचेज की. ठीक है, अब आप देखिए, आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लेना. फर्स्ट पेज पे दिया है वैसे तो ब्लैक मनी एक्ट के. वहाँ पे जो डेफिनेशन दी है SSC की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में ही कहा हुआ है. जो रेसिडेंट होता है उनकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और जो NOR या NR होती है उनकी ब्लैक मनी की एक्ट की इनकम तब ब्लैक मनी इनकम जो है तभी टैक्सेबल होती है जब वो उस ईयर में रेसिडेंट थे जिस ईयर से इनकम पर्टेन करते, या फिर उस एसेट को जब उन्होंने परचेज करा था तब वो रेसिडेंट थे, तब वो उनकी क्या कहते हैं इनकम ब्लैक मनी एक्ट में आती है. क्योंकि इन्होंने 17-18 को परचेज करी है तब ये इंडिया की ROR थी. तो क्या कहते हैं, इनकी इनकम ब्लैक मनी एक्ट में आ जाएगी. अब देखते हैं नीचे में ऑप्शंस पे क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है नो नहीं होगा तो यस ही होगा. तो इन तीनों में से होगा. सीजर रेसिडेंट PY नहीं, रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट 17-18 ठीक है, रेसिडेंट नहीं, ये तो नहीं, 20-21 में तो रेसिडेंट है ही नहीं. ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर C. अब देखते हैं नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है. नेक्स्ट में हमसे पूछा है इन रेस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन इंटरेस्ट. तो बताओ उसकी क्वांटम पेनल्टी कितनी होगी. हमने देखा था 25 लाख की उन्होंने एसेट परचेज करी है. अगर क्या कहते हैं ब्लैक मनी में पेनल्टी लगती है तो 30% जो टैक्स लगता है उसकी 3 टाइम्स लगती है. तो मतलब 90% पेनल्टी लग जाती है. और ऊपर से उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वहाँ पे हमारी डिस्क्लोज भी नहीं करी थी. उन्होंने क्या था अपनी इन्फॉर्मेशन, तो उसकी भी 10 लाख पेनल्टी लग जाती है हमारे सेक्शन 43 में. जो हमारी 41 की तो हमारी लगती है 22.5%, और 43 की भी लग सकती है मे बी टैक्स. वहाँ पे आप देखेंगे वर्ड मे बी लिखा हुआ है, तो 43 की भी लग सकती है. लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी जो क्या कहते हैं 41 की जो हमारी पेनल्टी है 22.5 वो, और जो 43 की है 43 की 10 लाख. यहाँ पे 22.5 किसी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देखें 10 लाख दिया हुआ, तो हम इसका आंसर C कर सकते हैं, 10 लाख. और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तो इसका आंसर हम कर देंगे C. अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है. फॉलोइंग डिटेल जो सिग्नेचर लिमिटेड की डिविडेंड इनकम मिली है उसके रेट दिए हुए. तो बताओ उसकी स्पेसिफाइड डेट और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा कन्वर्जन के लिए. सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है.
देख सकते हैं हमें ऊपर दिया हुआ है जो DTAA कंट्री ABCD के साथ वो OECD की लाइन पर हुआ है, ठीक है, ये तो हमें वैसे बताया हुआ है। और हाँ, अनदर इंडियन कंपनी जो सिग्नेचर लिमिटेड उसने अर्न करी कंट्री वाइड में डिविडेंड इनकम 25 तारीख को अर्न करी। हमें केवल डिविडेंड से काम है, बाकी तो हमें कुछ नहीं काम। जो डिविडेंड की इनकम उन्होंने 25 तारीख को अर्न करी हुई है, अगर आपको कहते हैं इसमें कभी भी कंफ्यूजन है कि क्या कहते हैं किस जगह पे कौन सा रेट लगना है, प्रीसीडिंग ईयर का, मंथ का लगना है, तो आप मेरे यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट्स दे सकते हैं। मैंने उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है रूल 115, रूल 128 1 और 26, ये तीनों रूल है रेट से रिलेटेड, मैंने उनको अच्छी तरह से बताया हुआ है और आपको याद भी हो जाएगा। और जो हमारे डिविडेंड है, डिविडेंड के केस में हमारा प्रीसीडिंग मंथ का लास्ट डे लगता है, वो वाला रेट लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने 25 मई को इन्होंने इनकम अर्न करी है, तो हमारी जो लग जाएगा 30 अप्रैल का रेट लग जाएगा। और हमारे ये तो कॉन्स्टेंट है, तीनों रूल में हमारा केवल TTBR लगता है, बस TTBR ही हमारा लगता है तीनों रूल में। कहीं पे भी TTSR नहीं लगता, कहीं पे भी किसी का एवरेज नहीं लगता। जो हमें एवरेज अपना कैपिटल गेन में हम करते थे वो एवरेज भी नहीं लगता, केवल हमारा TTBR लगता है, ठीक है। अब देखते हैं हमें नीचे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। हमें लेना तो केवल हमें TTBR ही है, तो हम TTSR तो देखेंगे नहीं, और TTBR भी हमें 30 अप्रैल का लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपना 30 अप्रैल 65 का रेट, ठीक है। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, होल्डिंग लिमिटेड ने एडवांस करा है लोन NR कंपनी को 60 करोड़ का, तो बताओ वो कंपनी को फर्निश करना है कि 15 CA। अब आप देख सकते हैं, आपने वैसे रूल पढ़ा होगा, जो एडवांसिंग लोन जो आता है वो रूल 37BB जो आता है उसकी नेगेटिव लिस्ट में आता है। तो नेगेटिव लिस्ट जो हमें दी हुई है, जो कहते हैं स्पेसिफाइड, उसमें आ जाता है। तो ये वाला जो है एडवांसिंग ऑफ लोन पे, तो फिर इसको कुछ रिक्वायर्ड है ही नहीं है बनने की, तो इसका आंसर रहता है D। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स आफ्टर TPA एडजस्टमेंट, ठीक है। इसकी हम पहले देखते हैं केस स्टडी में हमें क्या दिया हुआ है इसका। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि जो पैराग्राफ हमारे केस स्टडी में पहले यूज हो चुका है वो हमारा दोबारा से किसी अगर MCQ में भी यूज हो चुका है, तो वो हमारा ना अगले MCQ में यूज होगा, ना वो हमारा डिस्क्रिप्टिव में यूज होगा, 99% चांसेस के। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये वाला पैराग्राफ कभी यूज नहीं होगा, इसमें तो नॉर्मल दी हुई थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी यूज नहीं होगा, ऑल्दो इसमें केवल हमने डिविडेंड इनकम ही यूज करी है, ना हमें शिपिंग बिजनेस और कैप गेन हमने कुछ यूज नहीं करा है, लेकिन फिर भी हमारा इस पैराग्राफ का आप देखेंगे काम हो चुका है, सिग्नेचर लिमिटेड से रिलेटेड हमारा काम हो चुका है, तो हमारा ये पैराग्राफ अब यूज नहीं होगा। अब हमारे केवल इन 4 पैराग्राफ से रिलेटेड काम होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनसे ही रिलेटेड काम होगा। तो आप देख लेते हैं, वरना नीचे भी एक छोटा सा पैराग्राफ है 5th वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें इससे रिलेटेड हमें क्या दिया है क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी इंडियन पेरेंट कंपनी है जो वेरियस MNCs में होल्ड करती है। MNC तो होल्ड किस किस में करती है, कंट्री A में, B में, C में और D में, ठीक है। काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन करती है अपनी सब्सिडी के साथ। एक सब्सिडी इसकी बियॉन्ड लिमिटेड है, सब्सिडी है तो मतलब ये क्या होगी, ये इसकी हो गई AE, तो AE हो गई। तो अब ये क्या करती है, होल्डिंग परचेज करती है बियॉन्ड लिमिटेड से 15,000 में परचेज करती है, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 महीने की वो वारंटी भी देता है। और आइडेंटिकल अगर वो परचेज करती है अपना जो क्या कहते हैं अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, तो वो हमारा 14,000 में परचेज कर सकते हैं अनरिलेटेड से, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ FM वो हमारी हो जाती है वारंटी 700 पर ईयर हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं हाउएवर बियॉन्ड लिमिटेड जो प्रोवाइड करती है वो 4 महीने का उसको क्या कहते हैं अपना क्रेडिट पीरियड भी देती है, तो वारंटी वो हमें वारंटी भी दे रही है, साथ में क्रेडिट पीरियड भी दे रही है। और हमारा उन्होंने रेट बताया हुआ 9% और उसका 25 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट बताया, 70 का रेट बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 14,000 हमारा ऊपर आई जाएगा यहाँ पर कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, 14,000 आप देखिए 14,000 में तो ये केवल क्या कर रहा है, अनरिलेटेड पार्टी से परचेज कर रहा है, और अनरिलेटेड परचेज पार्टी में कोई हमारी वारंटी नहीं है और ना ही हमारा कुछ वो है इसमें, सॉरी वारंटी नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें 1 साल की वारंटी दे रहा है और वहाँ पे वो हमें केवल 3 महीने का था। तो इसमें से हमें सबसे पहले तो 9 महीने की जो वारंटी है वो हमें हटानी पड़ेगी। 700 की जो हमारी FMV है जो इसकी, उसमें से हम 9 महीने की माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इसमें हमारा कोई क्रेडिट पीरियड है नहीं है 14,000 वाले में, तो हम जो उसमें क्या करेंगे क्रेडिट पीरियड भी इंक्लूड कर देंगे। क्रेडिट पीरियड हमारा क्या है 9% की रेट से आएगा और वो आ जाएगा कितने महीने का है, 3 महीने का आ जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कभी भी मोस्टली आप ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चंस में कभी भी TP के क्वेश्चंस में जो मोस्टली परसेंटेज दिए होते हैं, कभी हमें वारंटी का परसेंटेज दिया होता है या कभी हमें कॉस्ट का परसेंट दिया होता है या कुछ भी हमें परसेंटेज दिए होते हैं ज़्यादा, तो वो हम कंफ्यूज जाते हैं कि हम किस पे लगाएं। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं 15,000 पे भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे 14,000 पे भी लगा सकते हैं, हर बार कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें मोस्ट केसेस में क्या होगा, आपको अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमेशा जो CUT जो होता है कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, जो इसमें 14,000 का है उस पर ही लगता है हमेशा परसेंटेज, क्योंकि जब हम जो कहते हैं हम इसका फेयर वैल्यू देखेंगे, भले 9% इसका फेयर वैल्यू है पर वो फेयर वैल्यू भी हम फेयर अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ना कि 15,000 जो कि हमारा टेंटेड अमाउंट है।
क्योंकि 9% हमारा 14,000 पे लगेगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इसे थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है ऐसे। तो अगर हम कहते हैं 14,000 पे 9, यहाँ पे 9% से लगाएंगे 4 महीने का, 4 महीने का है, 3 महीने का है हमारा, कब का है वारंटी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये हमारी तो सॉरी वारंटी है हमारी 3 महीने की, क्रेडिट पीरियड तो हमें 4 महीने का ही उसने दिया है। तो ठीक है, जो हमारा 14,000 पे 9% के रेट से 4 महीने का लगा लेंगे, वो हम उसमें प्लस कर देंगे। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा रेट, वो आ जाएगा हमारा टीपी के उसमें से हमारा फेयर, जो टीपी का प्राइस आ जाएगा, जो फेयर प्राइस होना था। तो अब हम देख लेते हैं इसके हमें आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में आप देख सकते हैं, ये तो सबसे पहले कथा समझाई हुई है, इसको तो आप देख लेना। 14,000 आ गया, उसमें से जो हमें वारंटी था वो 525 इन्होंने माइनस कर दिया, और 420 जो है कहते हैं क्रेडिट पीरियड जो एक्सटेंड करा था, जैसे 4 महीने वाला जो एक्सटेंड करा हुआ था, 4 महीने का ऊपर, हाँ 4 महीने का था हमारा, वो इन्होंने क्या करा है प्लस कर दिया है। तो हमारा 13,895 आ चुका है। और आप देख सकते हैं इसके बाद 15,000 में से 13,895 माइनस कर दिया और 70 से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा रेट था, तो हमारा क्या आ जाता है 77,350 आया था, और 25 लाख का उनका नॉर्मल प्रॉफिट था, 77 की एडजस्टमेंट होगी तो हमारा 25,77,350 हमारा आ गया इसका आंसर। और आप इसके बाद अगर ये देखेंगे नोट्स वगैरह, तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, वही है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रेसिडेंशियल स्टेटस बताएं मिस्टर यतीश का AY 21-22 में, और इनकम कितनी चार्जेबल होगी, और हमारा DTAA हमारा टैक्सेशन रिलीफ है इसका इग्नोर करना है। तो यतीश की हम देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे कहते हैं हमारा ये दोनों पैराग्राफ यूज़ हो चुके हैं होल्डिंग वाले, तो ये अब कभी यूज़ नहीं होंगे, अब हमारा यतीश वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये यतीश एक एम्प्लॉई है कंट्री बी वाली कंपनी का, उसका एम्प्लॉई है, और क्या कहते हैं उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है वॉर लिमिटेड, और होल्डिंग जो है एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, और यतीश जो है कंट्री बी का जो डेप्यूटेशन पे आता है होल्डिंग कंपनी में, इंडिया में आता है डेप्यूटेशन पर। तो जब इंडिया में वो पहली बार आ रहा है, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो हमें याद है जब भी कहते हैं हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 3 चीज़ें, 3 हमारी वो कंडीशंस होती हैं जो 3 तरह के हम देखते हैं, या तो 182 डेज वाला जो हमारे विजिट कर, जो इंडिया से लीव करता है अपना क्रूशिप के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा आता है जो इंडिया में विजिट करता है जो हमारा सिटीजन होता है या हमारा इंडियन ओरिजिन का होता है, तीसरा हमारा जो आता है वो हमें कहीं कवर नहीं होते, तो ज़्यादा जो वो फॉरेनर्स होते हैं वो वहीं पर कवर होते हैं तीसरे वाले में। और तीसरे वाले में हमारी केवल 2 कंडीशन, 2 रिक्वायरमेंट है, या तो वो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा का पूरा कर ले, या फिर अगर 182 डेज नहीं है इस साल में या तो 60 कर ले और लास्ट में 365 डेज पूरा कर ले लास्ट 4 ईयर्स में। तो हम देखते हैं ये जो इस साल में जो आया ये तो 25 अप्रैल से हमारा आया है 21 अक्टूबर तक, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 180 डेज निकल कर आएगा। तो 180 डेज आप देख सकते हैं, 182 डेज तो हुई पूरी नहीं, तो इस साल में 60 वाली कंडीशन तो इसने पूरी कर दी 60 डेज वाली, लेकिन लास्ट 4 ईयर हम देख नहीं सकते 365 डेज वाला, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, तो लास्ट 4 ईयर्स वाले का कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे रेजिडेंट भी नहीं बनता, तो अकॉर्डिंगली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा NR। तो अभी हमारा NR हो जाएगा, तो इसकी केवल 2 तरीके की इनकम टैक्सेबल होंगी, कौन सी, एक्रूराइज, डीम टू एक्रूराइज, रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसने अर्न करी है 15 लाख की सैलरी अर्न करी है और 23 लाख की कंट्री बी में करी है, उस 23 लाख में से कंट्री बी के 9 लाख इन्होंने क्या करी थी यहाँ पे इंडिया में रेमिट कर दी थी। अब मैंने क्या कहते हैं इससे रिलेटेड मैंने एक अपना MCQ भी टेलीग्राम चैनल पे देखा था, आप टेलीग्राम चैनल मैं तो कहूँगा आप जरूर ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पे MCQ होता है जो केस स्टडी जो है ना हमारी, जो ऐसे ने 50+ केस स्टडी निकाली, मैं उन्हीं में से MCQ निकाल के जो हमारे छोटे छोटे MCQ होते हैं मैं उनको टेलीग्राम पर डालता हूँ, जिससे आपके इनडायरेक्टली केस स्टडी वाले MCQs भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो जो उसने सैलरी अर्न करी तो बट ऑब्वियस वाली बात है वो तो इंडिया में उसकी एक्रूराइज हुई है, तो ये तो भाई टैक्सेबल हो जाएगी। अब बात यह कि जो 23 लाख में से जो 9 लाख उसको इंडिया में मिले वो टैक्सेबल होंगे नहीं होंगे। तो जो सेक्शन 5 में जो मैंने बताया कि 2 ही चीज़ें टैक्सेबल होती हैं, रिसीव, डीम टू रिसीव, एक्रूराइज, डीम टू एक्रूराइज। जो हमारी रेमिटेंस है वो हमारी कहीं पर बात नहीं करी हुई है, वो हमारे लिए नहीं होती, पर आप कहेंगे रेमिटेंस भी तो इंडिया में रिसीव हुई है ना, तो वो तो रिसीव, डीम टू रिसीव में आ जानी चाहिए NR में, तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जानी चाहिए। मैं कहता हूँ फिर भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, तो वहाँ पे जो रिसीव, डीम टू रिसीव वाली चीज़ थी वो वहाँ पे होती जो आपने इनकम अर्न करी उसके रिगार्डिंग आपको रिसीव हुई हो। यहाँ पे आपको इनकम अर्न के रिगार्डिंग जो रिसीव हुई है वो तो आपको कंट्री बी में रिसीव होगी, पर आपने कंट्री बी से दोबारा से यहाँ पे भेजी है, तो यहाँ पे वो रिसीव की बात नहीं, यहाँ पे जो ओरिजिनल आपको रिसीव हुई है उसकी बात होती है सेक्शन 5 में। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल रिसीव तो आपको बाहर हुई है, ये तो आपने सेकंड टाइम दोबारा से कहीं पे रिसीव करी है, तो ये आपकी यहाँ पे नहीं आती है। तो आपकी केवल जो टैक्सेबल होगी इंडिया में वो हो जाएगी 15 लाख। तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमें आंसर जो है उसमें क्या दिया हुआ है। हाँ, आंसर में आप देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6(1) की कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन बता दी है। ये क्या 180 डेज रह रहा है, तो लेस देन 182 डेज है, तो
इसका जो फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है, और जो बेसिक कंडीशन है आपकी 365 डेज वाली वो उसकी पूरी नहीं होती है। तो क्या कहा इन्होंने, हिज रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा वो तो हो जाएगा एनआर। तो क्योंकि हाँ, और यहाँ पे दूसरा जो अमेंडमेंट वाला था 6(1) जो लास्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2020 से आई थी, हाँ 2020 से आई थी ना, हाँ हमारी, हाँ 2020 से आई थी। तो उसमें जो है, क्योंकि वहाँ पे उसमें भी हमारे क्या कहते हैं, केवल इंडियन सिटीजन वाली चाहिए होता है, क्योंकि ये सिटीजन ही नहीं है, सिटीजन बाहर वाला है। उसमें जो 15 लाख वाला जो क्लॉज है 6(1) तो उसमें भी हम इसको नहीं ले सकते। तो इसका हमारा हो जाएगा डीमिंग पर्सन रेसिडेंट नॉट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे, एनआर मानेंगे इसको। और हम देखते हैं इसकी, मैंने कहा था ये बता दिया सेक्शन 5(2) जो मैंने आपको बताया था, केवल 15 लाख टैक्सल होगी, जहाँ पे नील हो जाएगा क्योंकि बट रेमिटेड करिए इंडिया में, ठीक है। और हाँ, ये हमारी जो सैलरी इनकम हुई है तो आप देख सकते हैं 15,000, ये थोड़ी यहाँ पे स्ली मिस्टेक हो सकती है, आप केवल 15 लाख की टैक्सल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में कोई भेदभाव नहीं करा हुआ है एनआर या रेसिडेंट में, केवल आपको स्टैंडर्ड डायरेक्शन मिल जाएगी 16(1) एक ही। तो हमें 50,000 मिल जाएगी, तो आपका हो जाएगा 1450 आपकी टैक्सल हो जाएगी। आगे इसमें कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं दिया हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा हुआ है करेक्टनेस ऑफ द कंटेंशन मेड बाय आईटी डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एलिजाबेथ लिमिटेड। ठीक है, देखते हैं भाई क्या करा हुआ है एलिजाबेथ ने। ठीक है, हमारा ये वाला भी हमारा जा चुका है पैरा, अब आता है एलिजाबेथ वाला। ठीक है, एलिजाबेथ कंट्री सीख की है, उसका वो इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, दोनों एक है। इन्होंने कोर्ट केस में फाइल करा हुआ है, इंटरप्रिटेशन के लिए फाइल करा हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक रेफरेंस दिया है डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट का ऑफ जस्टिस ऑफ कंट्री ई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंट्री ई है, उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है अपने किसी रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सिमिलर मैटर, जो कंट्री ई और कंट्री एफ के DTAA में है। तो हाउएवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि ये नहीं, फॉरेन कोर्ट डिसीजन है, हम इसको नहीं मानेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ TT के लिए। तो अगर मैं आपको सबसे पहले तो इसका सीधे बता देता हूँ, पेज नंबर अगर आप देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ अगर आप पेज नंबर पे जाते हैं, पेज नंबर किस पे, पेज नंबर जाते हैं 7.36 पर। अगर आप पेज नंबर 7.36 पे आते हैं, कौन से स्टडी मेट, जो हमारा स्टडी मेट ICAI ने अभी नया वाला इशू करा है May 22 के लिए, जो स्टडी मेट May 22 के लिए इशू करा है, उसके अगर पेज नंबर 7.36 पे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि फॉरेन कोर्ट के डिसीजन जो है वो भी मान लिए जाएंगे, वो भी हम क्या कहते हैं कोर्ट ले लेगी, जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स वाले हैं। और उसमें ये भी सीधे सीधे ऊपर कहते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का केस दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन इंटरप्रेटिंग टैक्स ट्रीटी, उसको जो वर्ल्ड वाइड वाले हैं जो भी इसको डिसीजन लेने पड़ेंगे टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में वहाँ पे 2 केस स्टडी और दी हुई, आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज़ादी बचाओ, या फिर आप अब्दुल रज़ाक का केस है उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे हमें क्या बताया हुआ है इसके आंसर में। हाँ देखते हैं, हमें इसके आंसर में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है, CIT वर्सेस विशाखापट्टनम के केस का रेफरेंस दिया हुआ है। एनी पर्सन टीडिंग टैक्स में नाउ कंसीडर डिसीजन ऑफ वर्ल्ड वाइड, सेम वही है मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो देयरफॉर जजमेंट मेड बाय द कोर्ट इन अदर कंट्री गिवन बाय द अदर टैक्स अथॉरिटीज वुड बी रिलेवेंट और अकॉर्डिंगली स्टैंड बाय जो IT डिपार्टमेंट का है वो नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये तो सेम था, उसको आगे देख लेते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या था है, एग्जामिन वेदर स्टैच्यू लिमिटेड का जो ऑफिस इंडिया में है उसको हम PE मानेंगे या नहीं मानेंगे। व्हाट वुड बी द आंसर अगर इंडिया का कंट्री D के साथ DTAA अगर UN मॉडल के अकॉर्डिंग होता। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक ही पैरा बचा है हमारे पूरे केस में। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। स्टैच्यू जो कंट्री D का है उसको मेंटेन करता है क्या, स्टॉक ऑफ गुड्स का स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए, डिलीवरी के लिए ऑफ इंडियन कस्टमर, और वो सारी उसकी प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी वाली है, और जो इसका प्रिपरेटरी और जो सारी जो ऑर्डर वगैरह है वो उसका सिंगापुर वाली हेल्ड करता है। वो जैसे होता है ना ऑर्डर एग्जीक्यूशन वाला जो क्लॉज है वो भी इंडिया में नहीं होता है इसका, वो भी सीधे बाहर ही होता है। तो अब अगर हम देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा आर्टिकल इसमें क्या आता है, हमारा आर्टिकल 5 आता है, और टू बी स्पेसिफिक बता दें आर्टिकल 5 में जो आपका पैरा 4 आता है उसका जो आपका सब पैरा F में आप देख सकते हैं, सब पैरा F में बोला हुआ है कि जो ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी वाली होती हैं, जो यहाँ पे बताया हुआ है, क्या बताया यहाँ पे, हाँ स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी वाली, अगर ये ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी होती है तो आपका PE नहीं माना जाता, हमारी जो पैरा 4 में आ जाती है। पैरा 4 तो सीधे नेगेटिव लिस्ट है एक तरह से, लेकिन जो UN मॉड ये वैसे सेम चीज़ UN में भी दी हुई है, तो आप यहाँ पे ये भी स्टैंड ले सकते हैं, UN वाला भी आपका सेम है। पर UN में क्या करा हुआ है, एडिशन आप दे सकते हैं, जो UN में जो है पैरा 5 है, जो क्या कहते हैं पैरा 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो आर्टिकल 5 की पैरा 5 में क्या दिया हो वहाँ पे तो स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली हुई है कि जो हमारा पर्सन जो हैबिचुअली कॉन्टैक्ट नहीं कंक्लूड करता पर जो मेंटेन करता है जो स्टॉक ऑफ गुड्स या फिर मर्चेंडाइज फॉर द रेगुलर डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एंटरप्राइज, तो उसको तो वो क्या करेंगे, पीई मान लेंगे। तो वहाँ पे भले ही वो एक्सेप्शन दिए पर वहाँ पे पीई भी उसको मान लिया गया है। तो यूएन में कह सकते हैं यूएन में पीई आपका बन सकता है और ओईसीडी में तो नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ पे तो सीधे पैरा 4 बाई नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है। तो देख लेते हैं अब नीचे हमें इसके आंसर में क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी बताया आर्टिकल 5 का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है कि विच इज़ इन लाइन विद द ओईसीडी मोड का है। तो पी जो है डीम नॉट टू इंक्लूड मेंटेन ऑफ स्टॉक, ठीक है, इसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी मर्चेंडाइज के लिए। तो जो स्टैचू डी लिमिटेड का ऑफिस है इंडिया में विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पी सिंस इट प्रिपरेटिव ऑक्सिलरी माना जाता है, ठीक है। हाउएवर अगर डी डबल कंट्री डी के साथ अगर यूएन मॉडल में होता है देन मेंटेन जो होता है वुड मे कॉन्स्टिट्यूट अ पी इन स्टेप। पी आपका मान लिया जाता है इंडिया में, जो मैंने बताया जो आपका पैरा 5 के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। So yeah guys, that brings us to the end of this video. If you have any doubt regarding this case study or in paper 16 journal, just drop a comment. I reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there and you can also discuss your queries regarding this paper 6C. So if you like this video, just hit the like button. To appreciate my effort, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.